हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर्स मंत्रा आप लोगों के लिए पेपर वाली जो सीरीज़ है, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ है वो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं आपका एजुकेटर चेतन हाजिर हूँ आपके साथ इसका पार्ट 2 लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, पार्ट 1 वाला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 रहेगा। अब इसमें अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सीडीपी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो पार्ट 1 वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता, यानी जब हम बात करते हैं बच्चों की और उसमें जब पूछा जाता है कि भैया जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो गिफ्टेडनेस है ना, जो गिफ्टेडनेस है वो डैश के कारण हो सकती है। इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों में क्या आ जाए, प्रतिभाशालिता आ जाए, क्या उसका रीजन होगा। एक एक करके पढ़ेंगे सारे ऑप्शंस को। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, यानी बच्चों में जो गिफ्टेडनेस आती है उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, वो आनुवांशिकता की जिम्मेदारी है और किसकी है, वातावरण की है। जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो बच्चों के अंदर ये प्रतिभाशालिता का गुण डेवलप होगा। अब देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा नेगेटिव नजर नहीं आया, ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक बार बाकी के जो ऑप्शंस है ना उनको रीचेक जरूर कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। अब ये वाला जो है कि संसाधन समृद्ध वातावरण, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा कि केवल एक ही पक्ष को इन्होंने फॉलो किया है, और वो पक्ष क्या है, वातावरण। इन्होंने हेरिडिटी को योगदान नहीं दिया है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, सफल माता पिता। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ कि अगर माता पिता सक्सेस हैं या सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं तो उनकी वजह से प्रतिभाशालिता आएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी, वो किसको दे दी, वो इन्होंने हेरिडिटी को दे दी। तो दोनों फैक्टर की जिम्मेदारी होती है, किसी एक फैक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, एक अनुशासित दिनचर्या। अब ये कोई लॉजिक नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों में जो प्रतिभाशालिता आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो आएगी आनुवांशिकता और वातावरण। जब बच्चा अपने वातावरण में अंतःक्रिया करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, गिफ्टेडनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को फाइंड आउट करना होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो, यानी ऐसे बच्चे जो सामाजिक आर्थिक वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी वो बच्चे आते हैं सोशियो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कक्षा के जो माहौल की आवश्यकता होगी वो माहौल किस प्रकार का होना चाहिए, यानी इस प्रकार के बच्चों को आप कैसा एटमॉस्फेयर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको नेगेटिव बोलें, लेकिन एक बार बाकी के जो ऑप्शंस है ना उनको रीचेक जरूर करना है। सेकंड में क्या बोल रहा है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो इन्होंने जो बात बोली है सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान, उसको क्या दिया जा रहा है, उसको वैल्यू दी जा रही है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है ए वाले ऑप्शन से। ठीक है, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन और बचे हैं, पहले उनको रिचेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, बस समझ जाइए, ये चीज आपको फॉलो करनी है। हतोत्साहित आ रहा है ना, नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हतोत्साहित आ गया, यानी आप बच्चे को क्या नहीं कर सकते, डिस्करेज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं तुरंत समझ जाइए कि भैया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अब फोर्थ पे क्या है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। एक और नेगेटिव कीवर्ड आ गया, देख लो, है ना, क्या दे रखा है, वर्गीकृत करना, यानी आप उनको कैटेगराइज करोगे, कैटेगराइज नहीं करना है। कैटेगराइज हम कर नहीं सकते बच्चों को। तो अगर इस तरीके से आप देखते हैं
तो थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है दोनों में क्या दे रखा है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, कि जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आएंगे उनको हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ऐसा माहौल देंगे कि जो उनके सांस्कृतिक वैल्यू को ध्यान में रखे, उनके भाषाई ज्ञान को ध्यान में रखे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई रट्टा नहीं मारना। सीटेट में अगर रट्टा मार के कभी आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट बस, जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। आई होप कि यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस चीज पे, किस किस के बारे में पूछा है। एक तो पूछा है आपसे जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, यानी अगर हम सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं तो टीचर उनको अनुकूलित और प्रेरक निर्देश दे रहा है इसके उपयोग पर, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, एक्स्ट्रा टाइम देने पर, या फिर उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। अब देखिए, अगर अन्य बच्चों को पढ़ाओगे, अगर आप जिम्मेदारी दोगे जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं अन्य बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल क्या है, ये इस पे आवश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनके प्रति आपको स्नेही रहना है, तो एक तरीके से बायसनेस आ जाएगी, है ना, ये चीज नहीं करनी है। फिर क्या बचा हमारे पास कि उनको एक्स्ट्रा समय देना है, उन्हीं को स्पेशल क्यों देना है, तो ये बात भी करेक्ट नहीं होगी, है ना। फिर क्या बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित, है ना, अनुकूलित, और दूसरा क्या है, प्रेरक, जिससे बच्चे क्या हो, मोटिव हो, है ना, मोटिव हो और ऐसा निर्देशन दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ऑप्शंस को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होगा, है ना। किसके बारे में पूछा है और क्या पूछा है, पहले ये समझ लो कि भैया जो अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है ना, जो अति संवेदनशील बच्चे हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं होगा। चार ऑप्शन हैं आपके पास, तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो ऐसे बच्चों को सीखने में हेल्प करेंगे, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जो इनको सीखने में हेल्प नहीं करेगा, बस वही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि कोई भी कार्य, जो एक कार्य है उसको छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। अब देखो, जो बच्चे अति संवेदनशील हैं, अगर उनको आप पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, किसी भी काम को क्या करेंगे, छोटे खंडों में उसको डिवाइड कर दोगे। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं होगा, तो ये तो तरीका सही है। ठीक है, फिर क्या है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। देखो, लर्निंग के आप अलग अलग मेथड्स यूज करिए, क्योंकि हो सकता है बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे लर्निंग के अलग अलग ऑप्शंस को यूज करेंगे ना, वैकल्पिक तरीके जो हैं उनको आप यूज करेंगे, ये बात भी करेक्ट है। फिर थर्ड में क्या है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करेंगे, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर फोर पे क्या दिया है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बस यहीं से आंसर मिल गया आपको, है ना। इतना आप लोग समझदार हो कि कुछ भी हो जाए बस बच्चे को डांटना पीटना नहीं है। सीटेट एग्जाम पास करना है तो बस बच्चे को मत डांटिए, है ना, बच्चे को मत फटकारिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, बच्चा है तो सब है, बस ऐसे सोच के करिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हमसे पूछा गया था, फटकार नहीं लगानी है, नेगेटिव वर्ड है, बच्चों को दंडित नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डन, चलो आगे ना समझ में, बस ऐसे ही आता रहेगा, अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो
किस कारण से वो सोच पाते हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार तो शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि अगर आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच पा रहे हो, आपके पास एक से अधिक तरीके हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, जो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा वो कैसा बच्चा होगा। अब ये आपको देख लेना एक बार। देखिए, विकलांग बच्चे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, डिसलेक्सिक होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, सृजनात्मक हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे क्रिएटिव, है ना, तो मुझे तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं डी में क्या बोला है, प्रत्यस्थी हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो क्रिएटिव बच्चा ही करेगा कि नहीं करेगा बताओ, है ना, सिंपल सी बात है। जिस बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है, जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, वही क्या कर पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा। वही क्या कर पाएगा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न को प्रदर्शित कर पाएगा। ठीक है, तो सही जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, सृजनात्मक। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। क्या करना है, कौन सा एक ऐसा तरीका होगा जिसको शिक्षक यूज करेगा और किसके लिए, कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका। इसमें से कौन सा एक तरीका, कौन सा एक मेथड ऐसा होगा जो किसी बच्चे की समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट में क्या बोला कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। अब कोई विशेष समस्या है, उसको आपको सॉल्व करना है, विचार प्रक्रियाओं को आप यूज कर रहे हो, तो क्या ये सही हो सकता है, देखते हैं। अभी तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाकी सेकंड में क्या है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, यहां पे भी ठीक लग रहा है। फिर क्या है, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। भाई ये बात भी कुछ भी बुरा नहीं है, सारे ही ऑप्शन अच्छे हैं। लेकिन थर्ड में क्या है, अभीषण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, यानी आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग ये आपको पता ही है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या हुआ, कोई भी समस्या है उसका एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, बस एक ही तरीके से हम सोच पा रहे हैं किसमें, कन्वर्जेंट में। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच पाओगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। अब देखो, जब अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर हम कैसे वर्णन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, है ना। अब देखो बाकी के जो ऑप्शंस हैं, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये बात भी करेक्ट है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों, देखिए जहां पे विभिन्न उत्तर दे रखा है ना, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज डाइवर्जेंट। तो ये वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। डन। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर यही टफ लगेगा आपको। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि भैया इसमें से कौन सा एक इमोशन होगा, है ना। मेमोरी है, फियर है, अटेंशन है या फिर स्टिमुलस है, यानी स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना। तो अगर आप सुनेंगे संवेग के बारे में तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि जो डर है ना, ना तो देखो स्मृति संवेग है, ना ही ध्यान संवेग है, ना ही उत्तेजना संवेग है। डर आप लोग सब जानते हैं, डर क्या है, संवेग है, इमोशन है। ठीक है, सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, डर। कॉन्सेप्ट को मैं फिर बार बार यही बात आपसे बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सके ये मत सोचो कि तुक्का कैसे लगाएंगे, है ना। तुक्का लगा के कभी पेपर पास नहीं होगा। चीजों को समझो, इतनी चीजें टफ नहीं है
क्योंकि अगर आप इस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये पास्ट ईयर में पूछा गया है और इस बार जो एग्जाम आएगा उसमें भी क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एक 3 साल का बच्चा बताता है, क्या बताता है, कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी जो 3 साल का बच्चा है वो क्या बोल रहा है कि भैया जो मिल्क है ना, जो दूध बूथ है, वहां पे मशीन के द्वारा दूध का प्रोडक्शन होता है। ऐसा किसने बोला? एक 3 साल के बच्चे ने, अ 3 year old चाइल्ड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। 3 साल के बच्चे ने क्या, दूध बूथ पे गया था और उसने क्या बोल दिया कि भैया वहां पे जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो किससे हो रहा है? मशीनों के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मशीनों के द्वारा हो रहा है। उसने जो ऐसा स्टेटमेंट बोला, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है जो उसकी सबसे सुइटेबल हो? एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, मतलब सीमित ज्ञान है उसको, बच्चे को, इसलिए शायद उसने ऐसा बोल दिया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पे आधारित है। वो गया होगा दूध बूथ पे और उसका जो उसने वहां पे अनुभव देखा उसके आधार पर उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। तो कहीं ना कहीं भैया इस ये वाला जो ऑप्शन है ठीक लग रहा है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या बाकी के ऑप्शन इससे अच्छा हो सकते हैं। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा इसलिए बोल रहा है कि मशीन से दूध का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं कह सकते है ना, कि बच्चे ने गाय को देखा नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये तो हम कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, यानी बच्चे की जो फैमिली है उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं दे रही, तो ये भी लॉजिकल चीज है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखते हैं, सिंपल सी बात है, आप एक छोटा बच्चा है, मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, वो पहली बार कहीं पे जाता है, उस जगह पे जो उसके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो अपने खुद के अनुभव है ना, उन अनुभव के आधार पे तो कोई चीज बताएगा वो। तो वही चीज आपसे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ये बोल रहा है कि बच्चे ने जो आंसर किया, इस चीज को देख करके उसने जो आंसर दिया वो क्या था? उसके खुद के अपने एक्सपीरियंस थे, है ना, अपने खुद के अनुभव पे ये चीजें आधारित थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए, आया बात समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब बताओ, ये चीज कहीं आपको पढ़ने को मिलेगी क्या किसी बुक में? ये बिल्कुल क्या है चीजें, आप अगर आप 2 साल का बीएड बीटीसी डिप्लोमा जो भी करके आए हैं वहां पे ये ट्रेनिंग आपने ली है ना, एक टीचर वाली सोच बस आपको रिप्रेजेंट करनी है और कुछ नहीं है। अब ये कितनी बुक पढ़ लीजिए शायद आपको ऐसा चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी जस्ट थिंकिंग बेस हैं, है ना, कि आप कैसे सोच पा रहे हो, एक टीचर वाली सोच को कैसे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? अब देखो, हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही नजर लगे, है ना, हो सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा पूछा गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सब में बेस्ट होगा वो ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। फर्स्ट में बोल रहा है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर, तो अगर मैं ये कहूं कि भैया टीचर वो है कि जो क्लासरूम में क्या बनाए, डिसिप्लिन बना के रखे, क्या ये सबसे अच्छी भूमिका हो सकती है? अनुशासन बनाए रखना अच्छी बात है, नो डाउट, बट क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है? मालूम चलेगा बाकी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। एक जो नोटबुक डिसाइड कर दी है, एक जो बुक डिसाइड कर दी है, बस उसी को फॉलो करना है। मतलब क्या है, बच्चों किताबी कीड़ा थोड़ा ना बनाना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड पे क्या पूछा है? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ जो सिलेबस है उसको टाइम से पूरा कराना है, और साथ ही साथ क्या करना है, दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना भी चाहिए। कि बच्चे को आपने सिलेबस टाइम पे करा दिया और उसको रिवीजन भी करा दिया, या उसको उसकी प्रैक्टिस करा दी दोबारा से, क्या ऐसा हो सकता है? अब देखो, उसके बाद 4 में क्या बोला है? अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है कि शायद आपको लग रहा होगा
कि भैया टीचर का काम क्या है, अनुशासन बना के रखना, है ना, समय से पाठ्यक्रम पूरा करा दे और बच्चों को रिवीजन भी करा दे, वो टीचर सबसे अच्छा है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी, ठीक है। अब 4 वाला ऑप्शन देख लीजिए कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, है ना, तब तक वो आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं, है ना। अब आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम के अंदर, डर वाला माहौल पैदा नहीं करना, आपको एक ऐसा माहौल पैदा करना है क्लासरूम में कि जहां पे बच्चा संवाद कर सके, वो आपस में वार्तालाप कर सके, कम्युनिकेट कर सके, पूछताछ कर सके। जब वो क्या करेगा, बच्चा खुद से एक्टिव रहेगा तभी तो एक्टिव लर्निंग होगी, वरना तो पैसे बैठा बैठा सुनता रहेगा पैसे बन के। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, टीचर की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि बच्चे आपस में संवाद कर सकें, एक दूसरे से पूछ सकें, है ना, बातचीत कर सकें। तो 4 वाला जो ऑप्शन है वो एक टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए देखिए, क्वेश्चंस बेशक आपको लग रहा है कि बड़े बड़े हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? देखिए, एक वर्ड सुना होगा आपने हतोत्साहित, और दूसरा वर्ड क्या है, प्रोत्साहित। जब मैं हतोत्साहित की बात कर रहा था तो वहां पे क्या था, डिस्करेज था, लेकिन जब मैं प्रोत्साहित की बात करता हूं तो एनकरेज आता है ना। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित कभी नहीं करना है बच्चों को, हाँ प्रोत्साहित जरूर करना है। हर समय बच्चों को प्रोत्साहित आपको करते ही रहना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी कक्षा ऐसी होगी, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, तो कौन सा क्लासरूम ऐसी होगी जो कि समृद्ध शिक्षा को क्या करे, प्रोत्साहित करे, है ना। अब देखते हैं, अब एक एक करके ध्यान से पढ़ना। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से कैसी है, परे है। परे का मतलब क्या होता है, दूर होना। बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है, कैसे चीजों को पढ़ेगा? तो भैया ये तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना। परे, बच्चों से परे नहीं हो, बच्चों तक इजी एक्सेस होना चाहिए उसका, तो ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली ताक, ताक का मतलब होता है सेल्फ या अलमेरा आप बोल सकते हैं, है ना, उसमें रखी हो, कोई लॉकर वॉकर ना लगा हो वहां पे, मालूम चले कि ताला लगा के रख दिया, कैसे खोलेगा बालक उसको? तो साफ साफ लिखा है खुली ताक में होनी चाहिए, खुली अलमारी में होनी चाहिए, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। पाबंदी नहीं लगाना, इस टाइम आओगे तो ही आपको ये बुक मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसा करोगे तो बच्चा क्यों पढ़ेगा फिर? तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि बच्चा किसी भी टाइम आ सकता है, कोई लॉक नहीं है, आए उठा के पढ़ लिया आराम से। तो कहीं ना कहीं भैया ये वाला जो ऑप्शन है बहुत बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन एक बार बाकी जो ऑप्शन बचे हैं उनको एक बार रीचेक जरूर करेंगे। थर्ड में क्या बोल रहा है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पहली चीज, अलमारी में सजा के रखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उनका यूज नहीं करोगे। अब यूज करने की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन कब बात कर रहे हैं कि सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार क्यों, हर दिन क्यों नहीं? तो सप्ताह में ये नहीं कि आपने अच्छे तरीके से वहां रैक में सजा के रख रखा है एलमिरा में, और सप्ताह में एक दिन बच्चों को निकाल के दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 में क्या है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। अब देखो, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित हो रही है, पाठ्य पुस्तक ठीक है जरूरी है, नो डाउट, बट आप पूरी क्लासरूम को पाठ्य पुस्तक से ही संचालित करेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन था आपके पास कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो, है ना, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खुली ताक यानी खुली सेल्फ में, खुली अलमीरा में रखे हों, जो कि बच्चा जाए किसी भी दिन के समय में जाके उनको प्राप्त कर ले। तो ये क्या होगा, ये प्रोत्साहित करेगा, है ना, ये समृद्ध कक्षा शिक्षा को क्या करेगी, ये करेगी प्रोत्साहित। डन। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका, जैसे अभी आपसे क्या पूछा था, टीचर की भूमिका पूछी थी, ऐसे ही पूछ रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उनका रोल क्या है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। देख लेते हैं एक बार। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं वो क्या है, कक्षा में जो उपलब्ध संसाधन हैं, है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं, और संदर्भ में सामग्री में से एक है। ठीक है, ऑप्शन तो ठीक लगा है, कुछ नेगेटिव नजर नहीं आया, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं और इससे अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सबसे अच्छा वर्णन। जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आया करे कि सबसे अच्छा या सर्वोत्तम, है ना, तो वहां पे ध्यान रखना, हो सकता है आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हो, वहां पे चार ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, फिर देखिए कि मुझे इसमें से किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऐसा तो भैया नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, पाठ्य पुस्तक के बारे में। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब इस वाले ऑप्शन को एक बार कंपैरिजन करेंगे जब फर्स्ट वाले से, तो कहीं ना कहीं आप यही पाओगे कि अभी तक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बढ़िया लगा है। आप ये नहीं कह सकते कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पेरेंट्स को थोड़ा ना करना है, बच्चे को देखिए ना, बच्चा जरूरी है पहले, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है पाठ्य पुस्तक के बारे में। सही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही है कि ये क्या है, ये दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। तो पाठ्य पुस्तक को हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी क्लासरूम में उपलब्ध संसाधन है ना, उसमें से एक है। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी जो समझ है वो डैश से प्राप्त की है, किससे प्राप्त की है? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from, देख लेते हैं एक बार। मानवतावाद से तो नहीं लिया, व्यवहारवाद से भी नहीं लिया है, रचनावाद बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है ये, है ना, कि जो एनसीएफ 2005 था उसने जो अपनी समझ थी वो कहां से ली थी, रचनावाद से ली थी। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर आता है तो आता है। ठीक है, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, देखिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे हैं, उन बच्चों को मोटिवेट कब समझा जाएगा? इसमें से क्या चीज ऐसी हो जिसको देख करके आप ये कह सकते हो कि हाँ भैया इस क्लास के बच्चे हैं ना, ये प्रेरित हैं, ये मोटिवेटेड बच्चे हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है ना, थोड़ी सी भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की समझ है, तो आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आराम से। देखो पहला क्या बोल रहा है कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, मतलब मोटिवेटेड बच्चे वो हैं जो रोज अच्छे तरीके से पूरा यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, फुल यूनिफॉर्म में, आई कार्ड, टाई, बेल्ट, है ना, अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, तो वो बच्चे मोटिवेट होंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यानी जो बच्चे क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखते हैं, क्या वो मोटिवेटेड बच्चे हो सकते हैं? भैया अगर ये किसी बच्चे को टीचर ने धमका दी तो चुपचाप तो बस ही बैठ जाएगा, वो प्रेरित कहाँ से बोलोगे उसको, है ना? तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट नहीं होगी, ना ही ये होगा। फिर क्या है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, कोई एब्सेंट नहीं कर रहे, है ना, हर दिन स्कूल आ रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं? आइए एक बार फोर्थ वाले ऑप्शन को पढ़िए। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये बच्चे मोटिवेटेड हैं। ये नहीं चुपचाप जाके कोने में बैठा दिया, जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं हो जाएगा,
है ना, वो क्या करेगा, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए टीचर से क्वेश्चन पूछेगा। आपने क्लास में कुछ भी पढ़ा दिया मान लो, जब तक बच्चे को स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगर वो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे बच्चे, है ना, ये बच्चे कहे जाएंगे कि भैया ये बच्चे हैं प्रेरित, है ना, ये बच्चे हैं मोटिवेटेड। ये नहीं कि चुपचाप अनुशासन बना के कोने में बैठा है आराम से, है ना, और रेगुलर आ रहा है स्कूल, अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को कभी मोटिवेट नहीं कहेंगे। जब तक उसको समझ में ना आ जाए वो टीचर से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, है ना। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। जब तक उनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन पूछेंगे, और ऐसे बच्चे ही कहलाते हैं मोटिवेटेड चिल्ड्रन। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कुछ तरीके दिए गए हैं, 4 तरीके दिए गए हैं, और आपसे ये पूछा है कि बच्चों के अधिगम में सुधार करना है, बच्चों की लर्निंग में इंप्रूवमेंट करना है। तो लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त होगा वो कौन सा तरीका हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। पहला क्या है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। यानी आप क्या करें, एक रेगुलर रूप में क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, अधिगम में सुधार हो सकता है, हो सकता है। बट क्या बेस्ट ऑप्शन होगा ये देखना बाकी है, और ये कब मालूम चलेगा, जब सारे ऑप्शंस पढ़ लेंगे। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। अब टीचर क्या करेगा, किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स ले लेगा और चित्रों का यूज कर लेगा। ये बात भी सही लग रही है ना, लेकिन क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, मालूम चलेगा बाकी के 2 ऑप्शंस को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होंगी तो भी ठीक ही है, लेकिन क्या, फिर से वही चीज, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा ये। अभी एक और ऑप्शन बचा है ना, उसको पढ़ेंगे पहले, तब मालूम चलेगा कि कौन सा सबसे अधिक देखिए क्या बोल रहा है, ये नहीं बोला इसने कि कौन सा उपयुक्त है, ये बोला कि कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। ये सारे मेथड उपयुक्त हैं, ये सारे तरीके उपयुक्त हैं, ये सारे तरीके जरूरी हैं, बट इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा होगा, है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन कोई डाउट, कोई शंका मन में नहीं रह जाएगी। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, वास्तविक जीवन स्थितियों, रिलेटेड टू रियल लाइफ। बहुत अच्छी बात है ये, इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा, है ना, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाएं, है ना। वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे एक दूसरे से, किसके बारे में, जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं या जो वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं उनके बारे में जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, यहां से लर्निंग में सुधार ज्यादा होगा। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। मूल्यांकन करना चाहिए नो डाउट, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं बोल सकते, है ना। अब विभिन्न एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है कि जब आप क्लासरूम को ऐसा माहौल देंगे कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में, तो यहां से जो लर्निंग होगी ना एकदम इफेक्टिव लर्निंग होगी, और अधिगम में बिल्कुल सुधार यहां से होगा। ठीक है, चलिए आया ना समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो डिसिप्लिन है ये क्या करता है, अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो किस तरह की ये किस तरह की मदद करता है, आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि जो अनुशासन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है, किस तरह की क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स, है ना, किस तरह से हेल्प करेगा, देख लेते हैं एक बार।
बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी जो बच्चा है, देखिए जब हम डिसिप्लिन की बात करेंगे तो क्या करेगा, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन ओन लर्निंग, है ना, अपनी खुद की लर्निंग को वो क्या कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, है ना, और क्या कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे। रेगुलेट है ना, मतलब विनियमित मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो सही लगा है, लेकिन वही चीज बेस्ट है क्या, मालूम चलेगा बाकी पढ़ने के बाद। चुप्पी साधे रहने के लिए अनुशासन जो हम दे रहे हैं, या हम बच्चों से कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहिए, वो केवल इसलिए कि चुप्पी साधे रहें, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं होता है ना। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। बच्चों को उनके पाठ रटकर, अरे भैया रटकर तो बिल्कुल ही नहीं करना है, रोड लर्निंग से तो बचना है आपको, है ना। तो ये चीज है कि अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोड लर्निंग को तो खत्म ही करना है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। इससे क्या होगा, बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को क्या कर पाएगा, रेगुलेट कर पाएगा और उसको मॉनिटर कर पाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से 2018 वाला जो पेपर था प्रॉपर हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट वन जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी वाली प्लेलिस्ट ओपन करिए और क्लास फर्स्ट वहां से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, वो सेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सबको फॉरवर्ड करिए, ताकि समय कम है आपके पास और पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आपकी हो सके। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।